नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। दुनिया भर में एक बार फिर से आर नंबर यानी कोरोना वायरस का कैपिटल आर, इस नंबर की बहुत चर्चा चल रही है। और ये चर्चा का पूरा जो मामला है वो इस पर फोकस्ड है कि क्या कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव है यानी दूसरी लहर है, कि क्या कोरोना वायरस फिर से पूरी दुनिया में जिस तरह अभी तेज़ी से मामले बढ़े और उसके बाद अब धीरे धीरे कई देशों में कंट्रोल में आ रहा है मामला, क्या उन देशों में फिर से कोरोना वायरस के मामले बेकाबू हो सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। इन सारी बातों को लेकर फिर से चर्चा चल रही है और चर्चा में जो कैपिटल आर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर नंबर की बात हो रही है। तो मैं आज इस लाइव में समझाने की कोशिश करूँगा कि कोरोना वायरस का ये आर नंबर है क्या, इसके क्या मायने हैं, और अभी जो दुनिया भर में लॉकडाउन जो ऐलान हुआ, लॉकडाउन जो कई देशों में अभी जारी है, कई देशों में जो इस तरह के नियम है उसमें ढील दी जा रही है, तो उसके क्या असर पड़ेंगे और उसका आर नंबर से क्या ताल्लुक है। तो ये बातचीत मैं शुरू करूँ इससे पहले इस लाइव को आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो मैं शुरू करता हूँ पूरी बातचीत कि ये जो कैपिटल आर है, ये आर है क्या, जो कोरोना वायरस से जोड़कर जिस आर को देखा जाता है। इस आर का मतलब है रिप्रोडक्शन नंबर, यानी एक अगर कोई मरीज है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को कोरोना वायरस का औसतन संक्रमण फैला सकता है, उसको कहते हैं आर नंबर। यानी अगर एक व्यक्ति 3 लोगों तक एवरेज, ऑन एन एवरेज कोरोना वायरस का संक्रमण फैला रहा है, तो माना जाता है उस देश में कोरोना वायरस का आर नंबर 3 है। अब ये 3 हो या 1 हो या 10 हो, कितना ये नंबर हो कि कितना इसको खतरनाक माना जाएगा और कितने स्तर पर ये आ जाएगा जिसके बाद ये माना जाएगा कि कोरोना वायरस को अब काबू में किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो आमतौर पे इसका जो थ्रेश होल्ड है यानी लिमिट है, जिसके बाद माना जाता है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में मदद मिलेगी, और जब तक ये नंबर उस संख्या के नीचे नहीं आ जाएगा तब तक कोरोना वायरस बेकाबू होता रहेगा। तो वो नंबर है 1, यानी आर इक्वल टू, अगर आर बराबर 1 है तब तक कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो नंबर 1 से नीचे चला जाता है तो कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सकता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि 1 क्यों इंपॉर्टेंट है और 1 ही क्यों इसको लिमिट रखा गया है। मसलन अगर मान लीजिए कि आर नंबर 1.5 है, 1.5, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 व्यक्ति में कोरोना वायरस है, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, अगर शुरुआती दिनों में 100 लोगों में कोरोना वायरस फैला है और रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर नंबर 1.5 है, तो वो 100 लोग 150 लोगों को कोरोना वायरस फैला सकता है। फिर वो 150 लोग आने वाले दिनों में 250 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है, और वो 250 लोग फिर आने वाले दिनों में 338 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है। यानी अगर 4 स्टेज में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा तो 100 से लेकर चौथे संक्रमण तक संख्या 338 चली जाएगी, और ये संख्या मल्टीप्लाई होती रहेगी। इसलिए इसका विस्फोट लगातार जारी रहेगा और कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोरोना वायरस का आर नंबर 2 हो जाए यानी 2 हो जाए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर किसी मोहल्ले में, किसी देश में अगर कोई 100 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो वो पहली नज़र में 200 लोगों को संक्रमित करेगा, और वो 200 लोग फिर 400 लोगों को, और 400 लोग 800 लोगों को संक्रमित करेंगे। यानी 4 चरण में कोरोना वायरस का संक्रमण 800 तक पहुंच जाएगा, और ये 8 गुना बढ़ जाएगा, 100 से 800। अगर ये मामला मान लीजिए कि अब 1 से नीचे आ जाए, जिसको माना जाता है कि आदर्श है, यानी अगर एक व्यक्ति से कम लोगों को फैला रहा है, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आर नंबर आधा हो जाए, यानी 2 लोग मिलके एक व्यक्ति को संक्रमित करना शुरू कर दे, तब क्या होगा? तब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। तब यह होगा कि अगर शुरू में किसी देश में 100 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो वो 100 लोग मिलके 50 लोगों को संक्रमित करेंगे। फिर वो 50 लोग आने वाले दिनों में 25 लोगों को, और वो 25 लोग 13 लोगों को संक्रमित करेंगे। यानी संख्या घटती चली जाएगी। 100 करेंगे 50 को, 50 करेंगे 25 को, 25 करेंगे 12.5 यानी 13 को, और इस तरह धीरे धीरे ये संख्या शून्य हो जाएगी। यानी ये माना जाता है कि अगर आर नंबर 1 से नीचे है तो वायरस अपनी मौत मर जाएगा, और जितने लोगों में शुरुआती दिनों में कोरोना वायरस का संक्रमण है उनका अगर इलाज किया जाए, और अगर आर नंबर 1 है, तो बहुत कम समय में धीरे धीरे कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हो जाएगा। अगर ये संख्या 1 है, ठीक 1 है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि कोरोना वायरस स्टैटिक रहेगा, स्थिर रहेगा, उसका संक्रमण फैलेगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं फैलेगा,
लगभग बराबर रहेगा कोरोना वायरस। 100 लोगों का है, वो 100 लोग 100 लोगों को पहुंचाएंगे। इस तरह से मामला लगभग बराबर रहेगा और वो 100 लोग 100 लोगों को। तो इस तरह अगर आप हम देखें तो संख्या स्थिर रहेगी, लेकिन कोई एपिडेमिक जैसा माहौल नहीं बनेगा, विस्फोट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही संख्या 1 को पार करेगा तो वो संख्या बेकाबू हो जाएगी, उस देश में एपिडेमिक का माहौल बन जाएगा और कोरोना वायरस का विस्फोट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आर नंबर होता है जिसकी हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, उसके क्या और ज़्यादा अलग अलग मायने हैं, उसके और क्या क्या ऐसी वजह हैं जिसके चलते आर नंबर को समझना, देखना और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। मसलन किसी भी बीमारी का आर नंबर किन बातों पे निर्भर करता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बात तो इसी बात पे निर्भर करता है कि जो वायरस है वो कितना इन्फेक्शस है, कितना वो उसका संक्रमण तेजी से फैलने वाला है, यानी वायरस की जो अपनी कैपेसिटी है फैलने की, वो कैपेसिटी कितनी है। और उसमें यह भी देखा जाता है कि वायरस फैलने का मोड क्या है, माध्यम क्या है। जैसे मान लीजिए इबोला या एड्स, ये जो 2 बड़ी बीमारियां पिछले कुछ दशकों में उभर के सामने आई दुनिया भर में, ये वायरस कोविड-19 जो बीमारी है कोरोना वायरस से कम खतरनाक क्यों आंका गया। इन वायरस को इसलिए कम खतरनाक आंका गया क्योंकि इसका जो फैलने का, संक्रमण फैलने का तरीका है वो बॉडी फ्लूइड के जरिए है, यानी शरीर के जो द्रव है उसके जरिए, चाहे खून के जरिए चाहे सीमन के जरिए, इस तरह से वो चीज़ें फैलती है, वो वायरस फैलता है। लेकिन कोरोना वायरस हवा के जरिए, एयर ब्रॉन वायरस है, खांसी से, छींकने से, छूने से किसी भी तरह ये वायरस फैल सकता है। इसलिए इसके जो फैलने की आशंका है, इसकी जो फैलने की जो तेज़ी है, स्पीड है, वो इसको चाहे इबोला हो चाहे एड्स हो उससे ज़्यादा खतरनाक बनाता है। और इसलिए इसका आर नंबर बहुत हद तक बाकी वायरस के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का, यानी लोगों का बिहेवियर कैसा है और वो कितने ज़्यादा एक साथ एकजुट रहते हैं, कितना उसकी डेंसिटी है, इस पे भी बहुत हद तक निर्भर करता है। और लोगों का जो परिवेश है वो परिवेश किस तरह का है। में से जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, वो एग्जांपल है जो आपको शुरुआती दिनों में मालूम होगा कि एक क्रूज समंदर में फंस गया था जापान के आसपास, जापान का क्रूज था, डायमंड प्रिंस क्रूज शिप था वो, उस पर कई 100 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार पाए गए थे। उसमें जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू आका गया उस वक्त में 11। उस वक्त में पूरी दुनिया में जो एवरेज आर नंबर था वो नंबर था 3.28 उस वक्त में। लेकिन डायमंड क्रूज शिप पे ये संख्या थी 11, यानी एक कोरोना वायरस का मरीज औसतन 11 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर रहा था। और इस तरह धीरे धीरे एक कर रहा है 11 को, 11 कर रहा है 11 गुना 11 को, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करते चलिए आप, तो बहुत तेजी से वो वायरस फैलता चला गया। और वायरस को लेकर जो अब चर्चा चल रही है वो चर्चा इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई है कि अभी जो लॉकडाउन में कई जगहों पे ढील दी गई है, उस ढील का इस आर नंबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कि मौजूदा चर्चा का विषय क्या है और सेकेंड वेव की जो चेतावनी दी जा रही है, सेकेंड वेव की जो आशंका जताई जा रही है, उस आशंका का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले जो 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है उसको भी समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि किन बातों पे ये आर नंबर डिपेंड करता है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए कि 100 लोगों में कोरोना वायरस है और आर नंबर 2 है, तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो 200 लोगों को वो 100 लोग संक्रमित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 2 ही फैक्टर काम करेगा। या तो पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन तैयार हो जाए कि अगर 100 लोग 200 लोगों से मिल भी रहे हैं, 200 लोगों तक उस वायरस का जिस भी तरीके से संक्रमण हो रहा है वो संक्रमण फैल भी रहा है, तो उन लोगों पे उसका असर ना हो, उसके 2 तरीके हैं। पहला, या तो वैक्सीन तैयार हो जाए और जिन लोगों पे उस वायरस का संक्रमण, यानी उस वायरस के जद में जो लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, उनका टीकाकरण हो चुका हो, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस वायरस का, इस बीमारी का संक्रमण नहीं होगा। और दूसरा तरीका होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह इम्यून डेवलप कर ले, यानी वो चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी के जरिए हो या किसी भी तरीके से हो, चाहे वो वैक्सीन के जरिए हो या बाकी नेचुरल तरीके से, मैं किसी वायरस के प्रति इम्यून हो जाऊं और उस वायरस का मेरे पे कोई असर ना पड़े। और ऐसा कोरोना वायरस के मामले में
कई जगहों पे देखने को मिला है। और भारत में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो मरीज हैं, उनमें कोरोना वायरस के माइल्ड लक्षण देखे गए और ज़्यादातर लोग मेडिकेशन के बगैर, दवाई के बगैर वो लोग खुद से ठीक हो गए, होम क्वारंटीन में ठीक हो गए, या फिर कुछ समय अपने आप को आइसोलेट रख के वो धीरे धीरे ठीक हो गए। तो दो ही तरीके हैं, या तो इम्यूनिटी किसी भी तरीके से विकसित कर ले, चाहे हर्ड इम्यूनिटी के जरिए हो, चाहे वो खुद अपनी बॉडी में किसी तरह का, अगर उनके कोई किसी व्यक्ति की कैपेसिटी है तो वो डेवलप कर ले, या फिर वैक्सीन तैयार हो जाए। तो वैक्सीन अभी कोरोना वायरस की तैयार हुई नहीं है। इसके लिए दुनिया भर में जो कोशिशें चल रही है, उन कोशिशों में अगर देखें तो जो बड़ी कोशिशें थी, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बहुचर्चित जो रिसर्च, जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, उसके बारे में एक बुरी खबर आई है कि वो जो ट्रायल था, वो ट्रायल पूरी तरह सफल नहीं रहा है और उसमें वैज्ञानिकों को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पे वो वैक्सीन खरा नहीं उतरा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में लगातार कई जगहों से बुरी खबरें आ रही है। तो उसके बाद ये तो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता कि लोगों में वैक्सीन के जरिए इम्यूनिटी डेवलप हो। तो अब दुनिया के कई देशों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन में ढील देके, रेस्ट्रिक्शन में ढील देके, कई जगह पर ये देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि क्या लोगों में जिस सीवियर डिजीज के तौर पर कोविड-19 को देखा जा रहा था, क्या लोगों को वाकई वो उतने ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, या लोग धीरे धीरे ठीक हो जा रहे हैं। तो इन वजहों में अगर आप देखें तो कई दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भारत के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। मसलन ये माना जाता है, कई लोगों का मानना है कि आर नंबर को देखते हुए कई सारी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि आपका जो आर नंबर है वो कितना है। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि ये असल में जो पॉलिसी बनाने का काम है वो उलट तरीके से होना चाहिए। आर नंबर को देख के आप पॉलिसी नहीं बना सकते। उसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि आर नंबर का जो कैलकुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन नंबर का जो कैलकुलेशन होता है, वो पुराने डेटा से होता है कि अभी कितना नंबर है, पिछले हफ्ते कितना नंबर था। उससे आंका जाता है कि कितने लोगों में ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और कितनी इसकी स्पीड है। इस तरह अगर आर नंबर जो आज हमारे पास है वो दरअसल पिछले हफ्ते का है। अगर हम आज पॉलिसी बनाएंगे उस नंबर के लिहाज से, तो वो बेसिकली पॉलिसी होगी पिछले हफ्ते की पॉलिसी। इसलिए होना ये चाहिए कि पॉलिसी हम बनाए कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और उसके बाद आर नंबर खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। इसकी दो वजह हैं। मसलन जैसे पॉलिसी में एक बात और कही जाती है कि आमतौर पे ये देखा जाता है, दुनिया भर में ये देखा परखा गया है कि जो बड़े शहर हैं, जैसे आप देख लीजिए न्यूयॉर्क है, लंदन है, या फिर इटली में मिलान शहर है, या भारत में ही देख लीजिए मुंबई है, दिल्ली है, जो इस तरह के बड़े शहर हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा सामने आए। वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन नंबर है, आर नंबर है, वो कोरोना वायरस का ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज़्यादा पाया गया। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में ये नंबर 1 से कम भी है, 0.9 है या 0.7 है, तो क्या वो कम खतरनाक है? और क्या मुंबई में अगर ये नंबर 3 है या 4 है, तो क्या मुंबई के मामले को ज़्यादा खतरनाक मानते हुए मुंबई पे सारा जोर दिया जाना चाहिए और ग्रामीण इलाकों को छोड़ देना चाहिए उस मैथमेटिकल मॉडल के लिहाज से कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? पॉलिसी मेकर्स का और कई सारे जानकारों का कहना है कि यह आत्मघाती कदम होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सिंपल है कि जिन शहरों में, दुनिया भर के जिन इलाकों में जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, वही वो इलाके हैं, वही वो बड़े शहर हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है। तो जहाँ पर आर नंबर ज़्यादा है, उन शहरों में कोरोना वायरस को काबू पाने के लिए वहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ज़्यादा मजबूत है। और अगर सरकार चाह ले तो अगले कुछ हफ्ते में, महीने भर में उन शहरों में आर नंबर को कम किया जा सकता है। वहाँ पर जांच दर बढ़ा के, वहाँ पर लोगों का इलाज करके इसको कम किया जा सकता है। लेकिन रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, देहातों में अगर आर नंबर कम भी है तो वो शहरों के बराबर ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर अगर ये संक्रमण कम गति से, कम स्पीड से भी फैल रहा है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए हमें ये मानना पड़ेगा कि वहाँ पर भले ही मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क की तरह वहाँ पर बहुत विस्फोट ना हो रहा हो, लेकिन अगर आने वाले दिनों में वो ज़रा भी सब्सटैंशियल तरीके से भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश की सरकार के लिए वो चिंता की एक बड़ी वजह साबित हो सकती है। अब जैसे मैं बताऊं कि खसरा जो बीमारी है, एक
जो अगर अलग अलग हेल्थ जर्नल्स हैं उनका मानना है, जर्नल्स का मानना है कि खसरा का जो आर नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। खसरा का नंबर 18 माना जाता है। यानी एक व्यक्ति अगर खसरा के संक्रमण में आया, चपेट में आया, तो वो औसतन 18 लोगों को संक्रमित करता है। और वो 18 लोग 18 से गुना कर दीजिए तो उतने लोगों को मल्टीप्लाई करता है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। इसके बावजूद खसरा कोरोना वायरस की तरह महामारी क्यों नहीं बन पा रही है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि खसरा का वैक्सीन, खसरा की जो वैक्सीनेशन है, खसरा की जो वैक्सीन है वो बाजार में है और उसके जरिए खसरा जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा चुका है। इसी तरह की का एक एग्जाम्पल, इसी तरह की एक मिसाल मैं आपको दूं कि 2009 में जब H1N1 वायरस, जो स्वाइन फ्लू जिसको हम कहते हैं, वो जब दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ तो चंद महीने बाद ही उसकी भी वैक्सीन तैयार हो गई और उसका जो आर नंबर बताया जाता है वो भी उस वक्त में जब ये वायरस फैल रहा था तो 1 से ज़्यादा था, लगभग 1.5 था। उसके बावजूद ये वायरस इतना ज़्यादा H1N1, कुछ समय के लिए इसका हल्ला हुआ, शोर हुआ, लेकिन काबू पा लिया गया क्योंकि उसकी वैक्सीन निकल आई और इस तरह से वायरस काबू में पा लिया गया। अभी अप्रैल महीने में माना गया कि कोरोना वायरस का जो आर नंबर है दुनिया भर में एवरेज, वो एवरेज नंबर 3 से ज़्यादा वो नंबर थी और 3, कहीं कहीं किसी किसी देश में 5 से ज़्यादा और किसी किसी खास मोहल्लों में, किसी किसी खास शहर में 10 से ज़्यादा इसका नंबर था और इसी वजह से उन शहरों में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ। ऐसे शहरों में सरकार ने ध्यान दिया, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क या मैड्रिड, और इन शहरों में धीरे धीरे कोरोना वायरस पर काबू पाया गया। मैं एक एग्जांपल दूं यूनाइटेड किंगडम का, यानी ब्रिटेन का। ब्रिटेन में अभी जो ताज़ा जो आंकड़े बताते हैं, 8 मई को ब्रिटेन में अब जो आर नंबर है, यानी एक व्यक्ति औसतन कितने लोगों को कोरोना वायरस फैला रहा है, तो वो संख्या घट के 0.6 से 0.9 के बीच में वो संख्या घट के आ गई थी। लेकिन लंदन, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर अभी तक है और बीते दिनों भी था, वहाँ पर ये संख्या और ज़्यादा कम हो गई है और 0.5 से 0.7 ये संख्या हो गई है। इसके बावजूद लंदन में बताया जाता है कि आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये जो चेतावनी है एक्सपर्ट की तरफ से ये क्यों दी जा रही है? इसके पीछे 3 वजह हैं और ये 3 जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ वो हाल के दिनों में दुनिया भर में उन एग्जाम्पल से सबक लेते हुए दुनिया के कई देश अब नए तरीके से सोचने को मजबूर हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है जर्मनी का। जर्मनी में जब रेस्ट्रिक्शन में ढील देने की शुरुआत हुई और जर्मनी में पाया गया, जब आर नंबर, रिप्रोडक्शन नंबर कोरोना वायरस का 1 से नीचे आ गया था, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन में छूट दी गई कि अब हो सकता है कि हम कोरोना वायरस पे लगाम हम कसने में कामयाब हो गए हैं और जो जितने लोगों का भी ये फैलेगा उसकी संख्या धीरे धीरे लगातार कम होती चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 2 तरीके होते हैं कि आपको सिर्फ आर नंबर कम नहीं करना पड़ेगा। आर नंबर तो कम करना ही पड़ेगा, लेकिन दुनिया भर में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जो लॉकडाउन लगाया गया, उस दौरान दुनिया भर की सरकारों को 2 मोर्चों पे काम करना पड़ता है। पहला मोर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने लोगों को अभी कोरोना वायरस है पहले उसको ठीक कीजिए। अगर वो ठीक नहीं हुए तो वो अगर भले ही उतनी बराबर संख्या में भी कोरोना वायरस फैला रहे हैं तो फिर वो लगातार फैलता रहेगा। आर नंबर अगर 1 से कम है तो ये बात सच है कि वो फैलने की जो तेजी होगी, जो गति होगी, वो गति कम होगी। लेकिन अगर लॉकडाउन के दौरान जिनको कोरोना वायरस है अगर उसका आप इलाज नहीं कर रहे हैं तब ये मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है। तो 2 मोर्चों पे काम करना पड़ता है कि पहला जो जिनको अब कोरोना वायरस है उसको ठीक कीजिए और जब वो ठीक हो गए उसके बाद रिप्रोडक्टिव नंबर, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ इस पूरी बातचीत में, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि आर नंबर है क्या, फिर वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। लेकिन जर्मनी में क्या हुआ? जैसे ही वो आर नंबर 1 से कम आया, रेस्ट्रिक्शन में छूट दी गई, लेकिन कोरोना वायरस के जो टोटल नंबर्स थे वो नंबर अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आया था। इसलिए एक जगह पे ये पाया गया कि जो एबोटवायर्स थे, बूचड़ खाने थे जहाँ पर मांस काटा जाता है, उस बूचड़ खाने से एक साथ कई लोगों को कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे क्लस्टर में संक्रमण फैलना शुरू हुआ। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस में छूट दी गई थी, जर्मनी ने उसको कई रेस्ट्रिक्शन में छूट वापस खत्म कर दी और फिर से वो नियम लागू कर दिए, कड़ाई कर दी। इसी तरह सियोल में हुआ। सियोल मतलब दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है, दक्षिण कोरिया के
जो कदम है उसकी कई बार दुनिया भर में प्रशंसा की गई, लेकिन सियोल में भी यही देखा गया कि 170 ऐसे मामले आए, रातों रात ये मामले सामने आए, और ये मामले 5 बार और एक नाइट क्लब से ये मामले सामने आए। जब ट्रैक किया गया पता चला कि 5 बियर बार से और एक नाइट क्लब से ये सारे 170 जो नए मामले हैं ये नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस में छूट थी वो छूट खत्म कर दी गई, और इन वजहों से ये जो नए नंबर सामने आए थे, इस वजह से सियोल में जो रिप्रोडक्टिव नंबर है वो अचानक से धीरे धीरे फिर जो 1 से नीचे आया था वो बढ़ना शुरू हो गया। उसी तरह चीन में हुआ। चीन में जो रशिया से सटा हुआ बॉर्डर था, जो सीमावर्ती इलाका था रूस का, और जो नॉर्थ कोरिया से सटा हुआ इलाका है, वहां भी अचानक से क्लस्टर में विस्फोट हुआ और ये फैलना शुरू हुआ, और अचानक से जो रिप्रोडक्टिव नंबर है कोरोना वायरस का वो ज़्यादा होने लगा और 1 से ज़्यादा हो गया। और मैंने बताया कि 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है। शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। जो दर्शक बाद में जुड़े हैं इस लाइव से, वो इसको शुरू में जाके बाद में जब लाइव ख़त्म होगा तो शुरू का हिस्सा देख सकते हैं कि वो 1 का मतलब क्या है और 0.5 और 1.5 में कितना बड़ा फर्क है। सुनने में लगता है कि वो थोड़ा बहुत का आंकड़ा है कि रिप्रोडक्टिव नंबर 1.5 है, रिप्रोडक्टिव नंबर 0.5 है, आधा है, लेकिन असल में ये मामला कई कई गुना बढ़ जाता है। अगर रिप्रोडक्टिव नंबर आधा है तो चौथे चरण में ये संख्या 100 से घटकर 13 आ जाता है, और अगर रिप्रोडक्टिव नंबर 2 है तो चौथे चरण में संख्या 100 से बढ़कर 800 हो जाता है। तो 100 से बढ़कर 800 और 100 से घटकर 13, इतना बड़ा फर्क देखने को मिलता है। बताया जाता है कि जब 1918 में जब दुनिया भर में स्वाइन फ्लू फैला था, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी अब दुनिया जानती है, और उस वक्त में इस वायरस ने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, और कई जगह पर तो माना जाता है कि ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। उस दौर में इस स्वाइन फ्लू का 1918 के दौर में, 1918 से 1920 के दौर में, इसका जो आर नंबर था इस वायरस का, स्वाइन फ्लू का, वो था 1.4 से लेकर 2.8 के बीच में। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे कंट्रोल में हुआ तब तक करोड़ों लोग मर चुके थे। तो अभी कोरोना वायरस के बाद में जो सरकारें, जैसे भारत का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, वो इसलिए अभी लगातार संक्रमण नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। रोज़ आप देखते होंगे कि हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं। उसकी सिंपल वजह ये है कि पहले से जितने मामले थे उन मामलों पर काबू नहीं पाया गया, और जैसा मैंने बताया कि माहौल, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक दूसरे से प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, किसी भी वायरस का आर नंबर इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसका मोड क्या है फैलने का। अगर आप कोरोना वायरस के मामले पर लॉकडाउन लगा के, जिस लॉकडाउन का लक्ष्य यही होता है कि आप वायरस पे जो एग्जिस्टिंग मामले हैं उस पर आप काबू पाइए, एग्जिस्टिंग मामलों पर काबू नहीं पाया गया, और जो नए मामले हैं उसमें चूंकि लॉकडाउन में ढील दी गई और लोग बाहर निकलना लोगों ने शुरू किया, उसके बाद इस आर नंबर की जो एक्चुअल फिगर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। इसलिए अगर अभी आप ठीक हो रहे मरीजों की संख्या देखें तो रोज जो ठीक हो रहे हैं मरीज, उनकी तादाद तो बढ़ी है। पहले वो जैसे 100 में से 20 लोग ठीक हो रहे थे, तो अब वो तादाद बढ़ के 30% से पार पहुंच गया है, वो संख्या पहुंच गई है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 100 लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं, उनमें से 30 से 35 लोग अब वायरस से रिकवर हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसके बावजूद जो एक्चुअल नंबर है वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर देखेंगे सेकेंड लॉकडाउन के बाद भारत में 40,000 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा 40,000 केस थे, और अब तक 1 लाख से ज़्यादा ये संख्या पहुंच चुकी है। तो एक महीने में 60,000 से ज़्यादा नए केस भारत में सामने आए, और इस सब की वजह ये है, 3 बातों पर निर्भर करता है। मैं शुरू में अब पूरी बातचीत को अगर कंक्लूड करूं, वो कंक्लूजन ये है कि आर नंबर इस पर डिपेंड करता है कि वायरस का मोड क्या है, वायरस के फैलने की प्रकृति क्या है, और तीसरी बात कि हमारे शरीर में जो वायरस है वो कितने दिनों तक दूसरे के शरीर में फैलने की जो मोहलत है वो मोहलत हासिल करता है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर आमतौर पे माना जाता है कि 14 से 28 दिन के दरमियान, इतने दिनों तक वो वायरस हमारे शरीर में रहता है, और 14 से 28 दिनों तक अगर मैं किसी के संपर्क में आता हूं तो दूसरे व्यक्ति को मैं संक्रमित कर सकता हूं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कोई मामूली फ्लू होता है तो आमतौर पे वो 7 दिन में वो फ्लू खत्म हो जाता है। कोरोना वायरस में ये 14 से 28 दिन का वक्फा होता है, समय होता है। तो बहुत हद तक इस पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा समय वो हमारे शरीर में रहता है, कितनी
नए नए तरीके से, क्या हवा के ज़रिए, छींक के ज़रिए, इसके ज़रिए वो फैलता है। उसके बाद डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लोग एक दूसरे के कितनी प्रॉक्सिमिटी में है, उसके वो बहुत डिपेंड करता है। और उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी आपकी क्या है, लॉकडाउन के नियम जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए उसमें आपने क्या काम किया है, सरकार ने क्या काम किया है, इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। और अगर आर नंबर मैंने बताया आपको कि अगर एक से ज़्यादा हुआ तो बार बार यही आशंका जताई जा रही है कि जैसे जर्मनी में कदम पीछे खींचना पड़ा, उसके बाद साउथ कोरिया में कदम पीछे खींचने पड़े, चाइना के प्रोविंस में कोरोना वायरस का नए मामले सामने आए, सिंगापुर में फिर से मामले का विस्फोट हुआ। तो यही माना जा रहा है कि अगर आर नंबर एक से ज़्यादा बना रहा तो जो सेकेंड वेव है, धीरे धीरे अभी तो लगेगा कि हम काबू पा लिए हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद जैसे ही आर नंबर 1.5 को पार किया या 2 को पार किया, अचानक से फिर से कोरोना वायरस का विस्फोट हो सकता है। और जो शुरुआती दिनों में जैसे अमेरिका में हुआ मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में बहुत तेजी से बूम इस तरह से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस, उसी तरह सेकेंड वेव में अभी तो आर नंबर कम हुआ है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ेगा सेकेंड वेव आ सकता है। इसलिए लगातार दुनिया भर के जानकार इसको लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं और सरकारों को कह रहे हैं कि आप लोग जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इन रेस्ट्रिक्शंस के दौरान अपने स्वास्थ्य सुविधाओं की आपका जायजा लीजिए। आप रेस्ट्रिक्शंस जितने दिनों के लिए लगाए हैं उसको ठोस योजना के तहत इस पर काबू पाइए और आर नंबर को अपनी पॉलिसी के जरिए कम करने की कोशिश कीजिए और 1 से नीचे लाइए, तब जाके कोरोना वायरस खत्म हो सकता है और तब जाके जो सेकेंड वेव है वो सेकेंड वेव टल सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी बातचीत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा और एशियाविल हिंदी के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वेबसाइट को पढ़िए, देखिए, सुनिए। और आखिर में एक बात की, लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें बना के भेजिए। मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने वाला हूँ, उसी नंबर पर आपको वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।